नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हम बचपन में सुनते हैं और वो बस कहानियाँ लगती हैं, लेकिन फिर हम बड़े होते हैं और अचानक उन्हीं कहानियों में गहरे मतलब दिखने लगते हैं। विक्रम और बेताल की कहानी मेरे लिए बिल्कुल वैसी ही है। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये सिर्फ एक राजा और एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, समझदारी और मुश्किल फैसलों के बारे में है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस कहानी के एक ऐसे पहलू पर रोशनी डालते हैं जो शायद हमने पहले कभी नहीं सोचा होगा। हाँ, और इसकी शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। मतलब कहानी का जो सेटअप है वही कमाल का है। उज्जैनी के राजा है विक्रमार्क, जो अपनी ताकत और इंसाफ के लिए जाने जाते हैं। और उनके पास आता है एक तांत्रिक श्यामनाग। वो राजा से एक बहुत ही अजीब सी मदद मांगता है। वो कहता है कि राजा आधी रात को शमशान जाए और वहां एक पुराने पीपल के पेड़ से बेताल नाम के एक प्रेत को पकड़ कर लाए। एक मिनट, एक राजा आधी रात को एक शमशान में जा रहा है हाँ, सिर्फ एक तांत्रिक के कहने पर? यह सुनने में ही अजीब लगता है। कोई भी राजा ऐसा क्यों करेगा? इससे विक्रमार्क के बारे में क्या पता चलता है? यही तो बात है। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ अपनी गद्दी पर बैठने वाला राजा नहीं था। वो अपनी प्रजा के लिए, उनके विश्वास के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगर किसी की साधना देश के भले के लिए है तो वो उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। ये इसका कर्तव्य के प्रति समर्पण दिखाता है। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही राजा के किरदार को बहुत ऊंचा उठा देती है। और वो शमशान पहुंच जाते हैं। सोर्सेज में उस जगह का जिक्र भी बहुत मजेदार है। गहरी रात, ठंडी हवा, जलती चिताओं से उठता धुआं। हाँ, माहौल एकदम डरावना है। और वहां पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है बेताल, जो जोर जोर से हंस रहा है। ये सीन तो किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है। बिल्कुल। और जैसे ही राजा विक्रम अपनी सारी हिम्मत जुटाकर बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखते हैं, कहानी का असली खेल शुरू होता है। बेताल एक शर्त रखता है और ये शर्त ही इस कहानी की जान है। क्या शर्त थी? वो कहता है, राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने जवाब जानते हुए भी मुंह नहीं खोला तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। लेकिन अगर तुमने मुंह खोला और सही जवाब दिया तो मैं आजाद होकर वापस इसी पेड़ पर चला जाऊंगा। अच्छा, तो ये तो एक जाल है। जवाब दो तो भी हारें और ना दो तो भी। एग्जैक्टली। गलत जवाब तो दे ही नहीं सकते क्योंकि विक्रमार्क ज्ञानी है, और चुप रह नहीं सकते क्योंकि जान का खतरा है। ये तो एक ना खत्म होने वाला चक्रव्यूह है। हर बार मेहनत करो, उसे पकड़ो और फिर एक सवाल के जवाब में सारी मेहनत बर्बाद। ये तो बहुत हताश करने वाली बात है। हाँ, और यही इस परीक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा है, धैर्य और लगन की परीक्षा। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। यहीं से बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। और यहीं से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बेताल राजा को उलझाए रखने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू करता है। ये कहानी एक बहादुर योद्धा प्रताप सिंह और उसकी पत्नी रिद्धि की है। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि प्रताप सिंह अपने देश के लिए युद्ध पर जाता है। महीनों बीत जाते हैं, उसकी कोई खबर नहीं आती, तो मान लिया जाता है कि वो जंग में शहीद हो गया है। ओह, सब लोग शोक मनाते हैं और उसकी पत्नी रिद्धि अकेली रह जाती है। यहाँ एक सामाजिक दबाव भी है। एक अकेली महिला जिसका पति शहीद माना जा चुका है, उस समय के समाज में उसकी स्थिति कितनी मुश्किल रही होगी। बहुत ज्यादा। और इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है नगर का सेनापति वरुण। वो रिद्धि के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। अच्छा। ऊपर से तो ये एक सहारे की पेशकश लगती है, लेकिन रिद्धि को उसकी नीयत में खोट नजर आ जाती है। वो समझ जाती हैं कि वरुण की नजर उस पर और शायद उसकी संपत्ति पर है। तो रिद्धि क्या करती है? वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है। वो सिर्फ ना कहकर चुप नहीं बैठती। नहीं, उसे लगता है कि इस माहौल में रहकर वो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएगी, इसलिए वो नगर ही छोड़ देती है। अकेले, बिना किसी सहारे के, एक अनजान भविष्य की तरफ निकल पड़ती है। और फिर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। एक और। कुछ समय बाद प्रताप सिंह वापस लौट आता है। वो मरा नहीं था, बल्कि दुश्मन देश में बंदी बना लिया गया था। अरे वाह! वो वापस आकर देखता है कि उसकी पत्नी वहां नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है और आखिरकार बहुत मुश्किलों के बाद उसे ढूंढ निकालता है। कहानियां खत्म होती है। वाह! कहानी में तो काफी उतार चढ़ाव हैं। दुख, बिछड़ना, संघर्ष और फिर मिलना। लेकिन बेताल का मकसद तो सवाल पूछना था। तो वो क्या सवाल पूछता है? बेताल पूछता है, राजा विक्रम,
अब बताओ, इन तीनों में प्रताप सिंह, रिद्धि और सेनापति वरुण, सबसे बड़ा त्याग किसने किया? और फिर वो अपनी चेतावनी दोहराता है, सोच समझ कर बोलना। क्योंकि अगर बोले तो मैं चला जाऊंगा, और अगर नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। एक मिनट, लेकिन इस सवाल में सेनापति वरुण का नाम क्यों है? उसने तो कुछ भी त्याग नहीं किया, वो तो कहानी का विलन जैसा है। बहुत अच्छा सवाल है। बेताल जानबूझकर वरुण का नाम लेता है। ये एक तरह का, वो क्या कहते हैं, रेड हेरिंग है, ध्यान भटकाने की कोशिश। अच्छा, हाँ, वो देखना चाहता है कि क्या राजा विक्रम इस फालतू के विकल्प में उलझते हैं या सीधे मुद्दे पर रहते हैं। ये उनकी बुद्धिमत्ता की एक और परीक्षा है। तो जाहिर है वरुण तो दौड़ से बाहर है। असली सवाल प्रताप सिंह और रिद्धि के बीच है। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार में मेरा जवाब शायद प्रताप सिंह होता। सोचकर देखिए, वो आदमी जंग पर गया, देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, महीनों तक कैद में रहा और वापस आकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए दर-दर भटका। उसका दुख और संघर्ष तो बहुत बड़ा लगता है। सही बात है, लगता तो है। क्या इसे सिर्फ कर्तव्य कहकर छोटा कर देना सही है? उसका त्याग भी तो बहुत बड़ा था। आपने वही सवाल पूछा जो बेताल चाहता था कि राजा के मन में आए। यहीं पर कर्तव्य और त्याग के बीच का जो बारीक सफर है वो समझना जरूरी है। प्रताप सिंह ने जो कुछ भी किया वो महान था, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन एक सैनिक के तौर पर देश के लिए लड़ना और एक पति के तौर पर अपनी पत्नी की रक्षा करना, उसे खोजना, ये उसका कर्तव्य था, उसका फर्ज था। उसका फर्ज था। समाज, धर्म और उसका पद सब उससे यही करने की उम्मीद करते थे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। वो अपना फर्ज निभा रहा था। तो फिर रिद्धि का त्याग बड़ा कैसे हुआ? अब रिद्धि की स्थिति देखिए। उसके पास एक आसान रास्ता था। वो सेनापति वरुण से शादी कर सकती थी। उसे सुरक्षा मिलती, समाज में एक रुतबा मिलता और शायद एक आरामदायक जिंदगी भी। हाँ, ये तो था। लेकिन उसने वो रास्ता नहीं चुना। उसने अपने सम्मान और सिद्धांतों के लिए एक मुश्किल, अनिश्चित और अकेला रास्ता चुना। उसने अपना घर, अपनी पहचान, अपनी सुरक्षा सब कुछ छोड़ दिया। ये उसका कर्तव्य नहीं था, ये उसका चुनाव था। ये उसका चुनाव था। त्याग वो होता है जब आप किसी सही चीज के लिए स्वेच्छा से कष्ट चुनते हैं, जबकि आपके पास एक आसान विकल्प मौजूद हो। ओह, अब समझ आया। मतलब प्रताप सिंह के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे अपना फर्ज निभाना ही था। लेकिन रिद्धि ने एक विकल्प चुना, आसान और मुश्किल के बीच, और उसने अपने उसूलों के लिए मुश्किल रास्ता चुना। ये फर्क बहुत गहरा है। बिल्कुल। राजा विक्रम इसी बारीक फर्क को पकड़ते हैं। वो भावनाओं में बहकर या सिर्फ शारीरिक कष्ट को देखकर फैसला नहीं करते। वो शांत होकर जवाब देते हैं, बेताल, सबसे बड़ा त्याग रिद्धि ने किया है। और वो कारण भी बताते हैं। हाँ, वो कारण भी बताते हैं कि उसने अकेले संघर्ष किया, किसी पर बोझ नहीं बनी और अपने सम्मान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जबकि वो चाहती तो एक आसान जीवन जी सकती थी। उसका त्याग एक सक्रिय नैतिक चुनाव था। और जाहिर है ये जवाब सही था। हाँ, जवाब एकदम सही था। बेताल भी विक्रम की बुद्धिमत्ता की तारीफ करता है, लेकिन शर्त तो शर्त थी। हाँ, वो तो है। वो हंसते हुए कहते हैं, राजा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो, पर तुमने बोल दिया और मैं चला। और पलक झपकते ही बेताल राजा के कंधे से गायब होकर वापस उसी पीपल के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। तो विक्रम ने सही जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी वो हार गए। एक अजीब सी जीत है नहीं? है तो। इतनी मेहनत की, एक मुश्किल पहेली सुलझाई और इनाम क्या मिला? फिर से शून्य पर वापस आ गए। ये तो किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन यहीं पर विक्रम की महानता दिखती है। सोर्सेस की आखिरी लाइन बहुत जरूरी है, परंतु वे निराश नहीं हुए। वो एक गहरी सांस लेते हैं, अपनी तलवार उठाते हैं और वापस उस पेड़ की ओर चल पड़ते हैं। वो जानते हैं कि ये चक्र अभी जारी रहेगा। ये असफलता उन्हें तोड़ती नहीं, बल्कि शायद उनके इरादे को और पक्का कर देती है। मतलब ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजा के लिए एक तरह की लीडरशिप ट्रेनिंग थी, जो हर रात उस शमशान में होती थी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ बेताल को तांत्रिक तक पहुंचाने का मिशन नहीं है। शायद असली मकसद कुछ और ही है। क्या हो सकता है? हर कहानी के साथ बेताल राजा के सामने एक नई नैतिक दुविधा, शासन की एक नई चुनौती और इंसानी रिश्तों की एक नई परत खोलकर रख देता है। वो राजा को सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि समझदार बना रहा है। अच्छा, हर बार सही जवाब देकर विक्रम सिर्फ बेताल को नहीं, बल्कि खुद को भी अपने न्याय और धर्म के सिद्धांतों की कसौटी पर कसते हैं। तो इसका मतलब ये है कि असली जीत बेताल को पकड़ना नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया से सीखना है। हर हार उन्हें एक नया सबक सिखाकर जा रही है। ये तो असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है।
हाँ, ये कहानियां हमें बताती हैं कि ज्ञान और दृढ़ संकल्प का रास्ता सीधा नहीं होता। उसमें बार बार असफलताएं आती हैं, लेकिन हर असफलता आपको पहले से ज्यादा मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। तो विक्रम की असली परीक्षा बेताल को ले जाना नहीं है, बल्कि बार बार असफल होने के बावजूद अपने लक्ष्य पर डटे रहना है। एग्जैक्टली। तो संक्षेप में देखें तो ये कहानी सिर्फ कर्तव्य और त्याग का फर्क ही नहीं बताती, बल्कि ये हमें मुश्किल हालात में सही चुनाव करने और बार बार हारने के बाद भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है। विक्रम की महानता बेताल को पकड़ने की कोशिश में है, पकड़ने में नहीं। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, जो आज के समय में भी बहुत मायने रखता है। राजा विक्रम और कहानी दोनों ही रिद्धि के शहर छोड़कर जाने के फैसले को सबसे बड़े त्याग के रूप में देखते हैं। हाँ, क्योंकि उसने अपने सम्मान के लिए पलायन चुना। हाँ, जो कि लॉजिकल भी लगता है। लेकिन एक और नजरिए से सोचें, क्या होता अगर वो शहर में ही रहती, अगर वो सेनापति वरुण का सामना करती, समाज के सामने उसकी असलियत लाती और अपने हक के लिए लड़ती? ये रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल और खतरनाक हो सकता था। बिल्कुल। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, असली त्याग क्या है? अन्याय देखकर उस जगह को छोड़ देना ताकि आपके सिद्धांत बचे रहें, या वहीं रहकर उस अन्यायपूर्ण सिस्टम से लड़ना और उसे बदलने की कोशिश करना? कहानी हमें एक जवाब देती है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सही जवाब नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति और हर स्थिति पर निर्भर करता है।